उडुपी के बारे में मैंने बहुत सुना था और काफ़ी दिलचस्पी थी कि उडुपी जाया जाए और ख़ास तौर से मेरे जहन में उडुपी की जो इमेज थी वो ये कि टेम्पल्स का एक सिटी है, यहाँ धर्मगुरु मठास ये काफ़ी हैं और लेकिन और भी चीज़ें हैं। लेकिन आज पहली बार मेरा आना हुआ, अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिलकर और लोगों से काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, कई नई चीज़ें मालूम हुई। यहाँ का सोशल पॉलिटिकल जो कंपोजिशन है या जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह का कम्युनल पोलराइजेशन है और उसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो आई केम टू नो, मुझे काफ़ी चीज़ें मालूम हुई, अच्छा लगा। ये आमतौर पे उडुपी को एक इंटेलेक्चुअल शहर माना जाता है कि लोग सोचने समझने वाले लोग हैं, लेकिन आपने सवाल पूछा है कि इसके बावजूद भी लोग कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस को बिना सोचे समझे आंख बंद करके वोट देते हैं। और तो देखिए, ये जो फिनोमेना है ये पूरे देश में लाने की कोशिश हो रही है और जो कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस हैं उनका ये एजेंडा है कि वो इस तरह सोसाइटी में एक डिवीज़न पैदा करके और एक झूठा एक नफ़रत को फैलाकर झूठ की बुनियाद पर उससे वो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन और फ़ायदा चाहते हैं। और उसमें उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को मिक्स करके और एक तरह से उसको रिलीजियस कम्युनल कलर उसको देने की कोशिश की है। तो ये बात सही है कि यहाँ उसका असर कोस्टल बेल्ट में ज़्यादा नज़र आता है और लेकिन उसके लिए ज़रूरत है, एक तो पॉलिटिकली बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है। जो सेकुलर पार्टीज़ हैं उनको चाहिए कि वो पॉलिटिकली इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए अपने सेकुलर वैल्यूज़ और क्रेडेंशियल्स के साथ बहुत एग्रेसिवली सोसाइटी में आना चाहिए कि जो लोग कम्युनल बुनियाद पर नफ़रत फैला रहे हैं तो सेकुलर पार्टीज़ को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, गलत चीज़ के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़ खुलकर उन पार्टीज़ को आने की ज़रूरत है। किसी हद तक कर्नाटक में ये हुआ है, इन डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर पूरे कर्नाटक में, और इसीलिए असेंबली में उसके रिज़ल्ट्स ज़रा पहले के मुकाबले में बेहतर आए हैं और यहाँ सेकुलर पार्टी की हुकूमत भी बनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोस्टल बेल्ट है इसमें समाजी लेवल पर, सोशल लेवल पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और लोगों से इंडिविजुअली लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मॉब साइकोलॉजी होती है उसमें लोगों का रवैया कम्युनल ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप लोगों से इंडिविजुअली मिलेंगे तो लोग दूसरी तरह से बात करते हैं। तो मेरा सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ मौजूद थे, उनसे मैंने यही बात कहने की कोशिश की कि इंडिविजुअल लेवल पर हमारा आउटरीच बढ़ना चाहिए और इन लोगों से भी बात होनी चाहिए जो कम्युनली चार्ज लोग हैं और इनको भी सही बात बताने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, हमारा मुल्क भारत पूरी दुनिया में एक बिल्कुल अलग तरह का मुल्क है। इतनी डाइवर्सिटीज़ किसी और मुल्क में शायद नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। इतनी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ यहाँ मौजूद है। दुनिया के जितने रिलीजन हैं वो सब यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ लिंगुअल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है और आपका बहुत किस्म के यहाँ प्लूरल और डाइवर्स सोसाइटी है। तो ऐसे में एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हम समझते हैं, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस आइडिया को बहुत स्ट्रांगली सामने रखकर पेश किया है और हमारा प्रीएम्बल जो है उस प्रीएम्बल में वो चीज़ मौजूद है और उसमें जो बेसिक 4 वैल्यूज़ हमारे इस देश की बताई गई हैं उनमें सबसे पहली वैल्यू है इक्वालिटी फॉर ऑल, सबके लिए बराबरी, हर धर्म
धर्म का मानने वाला, धर्म का न मानने वाला, जेंडर या हर बेसिस पर एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल राइट्स। तो इक्वलिटी जो है वो एक बुनियादी वैल्यू है। और दूसरा जस्टिस, सबके लिए न्याय हो, सबके लिए इंसाफ हो, सबके लिए बराबर का उनको हक मिले, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, ये दूसरी वैल्यू है। तीसरा है फ्रेटर्निटी, वो लिबर्टी एंड फ्रीडम, कि हर आदमी को आज़ादी है कि वो अपनी पसंद का धर्म अपनाए, अपनी पसंद की आस्था अपनाए, अपनी पसंद की आइडियोलॉजी अपनाए, अपनी पसंद का जो जीवन का तरीका है वो अडॉप्ट करे। किसी को कोई आपत्ति उस पर नहीं होनी चाहिए और किसी पर कोई बात थोपी नहीं जानी चाहिए। और चौथा है फ्रेटर्निटी, क्योंकि यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है तो आपस में हम सब एक भाई की हैसियत में भाईचारा और आपसी मोहब्बत और एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास, इस माहौल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो चार जो वैल्यूज़ हैं, यही आइडिया ऑफ इंडिया है एक तरह से। और इसमें हर एक को अपनी स्वतंत्रता भी है, हर धर्म का मानने वाला यहाँ फ्लोरिश करे, हर धर्म का मानने वाला अपनी बात कहे, हर धर्म का मानने वाला अपनी पसंद का धर्म अपनाए, उस पर आचरण करे। इतना ही नहीं बल्कि हर धर्म और आइडियोलॉजी के लोग अपनी बात दूसरों तक प्रोपेगेट करने के लिए जो तरीके हैं वो सब तरीके अपना सकते हैं, पॉजिटिव तरीके। तो ये पूरी फ्रीडम और आज़ादी जो है ये हमारे आइडिया ऑफ इंडिया। अब इस आइडिया ऑफ इंडिया को कमज़ोर करने की कुछ ताकतें कोशिश कर रही हैं और बुरी तरह से इसको इन 10 सालों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और मैं समझता हूं सबसे ज़्यादा नुकसान इन चार वैल्यूज़ में से जिस वैल्यू को पहुंचा है वो है फ्रेटर्निटी, आपस की मोहब्बत, आपस का भरोसा, विश्वास। उसमें दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है, दूरियां पैदा करने की कोशिश हो रही है और अपनेपन के बजाय लोगों में अदरनेस का एक फीलिंग पैदा करने की और एक दूसरे से एसोसिएट होने के बजाय डिसोसिएट और एक्सक्लूड करने की कोशिशें हुई है। तो मैं समझता हूँ इन 10-12 सालों में ये जो फ्रेटर्निटी की जो वैल्यू है हमारे देश की, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुई है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए एक चिंता और कंसर्न की बात है। तो इसी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और सबको मिलकर करने की ज़रूरत है। ये जो बड़ी चैलेंज है, बड़ा जो चुनौती है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ये इस मुल्क के वजूद के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि ये चारों वैल्यूज़ मजबूती के साथ जो है उनको आगे बढ़ाया जाए और ये काम सब मिलजुल कर करें। सारे लोग इंडिया के जो वी द पीपल जो कॉन्सेप्ट है हमारे कंस्ट्रक्ट, इसको करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में इतनी पोटेंशियल है, इतनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस का हमने पहले भी मुकाबला किया है। हमने डिक्टेटरशिप को आने से रोका है 1975 में, इससे पहले और भी हमने आज़ादी हासिल की है, सब मिलकर ग़ुलामी से निजात पाई है। तो मैं समझता हूँ ये जो कम्युनल और फासिज़म की जो एक चैलेंज इस वक्त हमारे देश के सामने है, इसका भी मुकाबला हम देश के लोग आपस में मिलकर कर सकते हैं। और जमात इस्लामी हिंद इसी की कोशिश कर रही है कि लोगों को कुछ फोरम्स और कुछ प्लेटफॉर्म्स कॉमन ऐसे दे रही है जहां लोग आएँ, बैठें, बात करें और समाज में एक नया चेंज और एक पॉजिटिव बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन लाने की हम कोशिश करें।